एपिसोड 59। इसमें कोई संदेह नहीं है कि स्वर्ग की राक्षसी हड्डी उस पर कितनी प्रभावी है। चाहे कौशल या अलौकिक शक्तियों की बात हो, उनकी धारणा दूसरों की तुलना में असीम रूप से बेहतर है। तथ्य यह है कि वह इतने कम समय में 11 दाओवेन को जगाने में सक्षम था। इसका श्रेय भी स्वर्गीय दाओ की दानव हड्डी को दिया गया था। अब जब मेरे पास स्वर्ग की दिव्य हड्डियां हैं, तो इससे मुझे बहुत मदद मिलेगी, चाहे वह देवताओं और दानवों के टुकड़ों का तीसरा स्तर हो या अन्य तकनीकें जिनका मैं आगे अभ्यास करूंगा। छोटे टॉवर से बाहर निकलने के बाद फैंग चेन का इस प्रथा को समाप्त करने का कोई इरादा नहीं था। मेरे पास अभ्यास के लिए अभी भी लगभग 10 दिन हैं। मैं सबसे पहले थंडर शैडो आर्ट का अभ्यास पूर्णता के पहले स्तर तक करूंगा। 2 दिनों के दाओ बोन्स की मदद से यह मुश्किल नहीं होना चाहिए। तुरंत ही आकाश को हिला देने वाले वज्रपंख उसके पीछे प्रकट हो गए और उसने अभ्यास करना शुरू कर दिया। 10 दिन बाद फैंग चेन के पीछे आकाश को हिला देने वाले वज्रपंख चमकते रहे और उसे घेरते रहे। अचानक उसने अपनी आंखें खोली और उसके पीछे आसमान में गरजने वाले पंख दिखाई दिए। वह आकृति वहां से गायब हो गई। अब वहां केवल गरजने वाली छाया बची है। जानवर नियंत्रण संप्रदाय के बाहर बिजली की चमक के साथ फैंग चेन की आकृति तुरंत मौके पर प्रकट हुई, लेकिन अगले ही पल बिजली गिरी। फैंग चेन की आकृति फिर से गायब हो गई और हजारों फीट दूर दिखाई दी। वह पहाड़ की चोटी पर खड़ा होकर दूर एक विशाल चट्टान को देख रहा था। उसके आसपास की गली की आभा अचानक भड़क उठी और फिर एक शब्द थंडर दिखाई दिया। ये वास्तव में थंडर अक्षरों वाला एक ताओवादी पाठ है। ये वह थंडर दाओ है जिसे फैंग चेन ने अपनी साधना के दौरान प्राप्त किया था। यह उसका 12वां दाओ था। धमाका! अचानक उसकी पीठ के पीछे एक तेज पंख फड़फड़ाया। 2 तेज धमाके, एक पल में पत्थर के टुकड़े टुकड़े हो गए। ये देखकर फैंग चेन मुस्कुराया। आकाश विखंडन छाया तकनीक के पहले स्तर को पूरा करने के बाद आप ऐसी शक्तिशाली अलौकिक शक्ति को जागृत कर सकते हैं। मैं वास्तव में अगली 17 भागने की तकनीकों का इंतजार कर रहा हूँ। हालांकि आकाश को चीर देने वाले थंडर विंग्स को बेहतर बनाने के लिए बहुत सारे संसाधनों की आवश्यकता है। शुरुआती चरण में बीस्ट कंट्रोल सेट में कुछ हैं, लेकिन वे निश्चित रूप से पर्याप्त नहीं हैं। ऐसा लगता है कि थंडर विंग्स की खेती के लिए आवश्यक खपत सोने के अंडे उगाने से कम नहीं है। टकराना! इस समय अचानक एक बिजली का बोल्ट पहाड़ के पीछे निषिद्ध क्षेत्र में सीधे शून्य में चला गया। तभी चारों ओर काले बादल छा गए और गरज के साथ बारिश हुई। फैंग चेन ने जब ये देखा तो वह चौंक गया और फिर उसे कुछ एहसास हुआ। क्या गोल्डन एग 6ठे स्तर तक पहुंच जाएगा? लेकिन क्या ये लड़ाई बहुत बड़ी नहीं है? जब अन्य राक्षस 6ठे स्तर को तोड़ेंगे तो उनके शरीर का आकार और आभा नाटकीय रूप से बदल जाएगी, लेकिन दुनिया में अजीब घटनाएं पैदा होने की बिल्कुल भी संभावना नहीं है। लेकिन गोल्डन एग केवल 6ठे स्तर से ही आगे निकल पाया है और इसने पहले ही दुनिया को प्रभावित कर दिया है। मुझे नहीं पता कि भविष्य में यह सफलता कितनी बड़ी होगी, लेकिन फिर वह उत्साहित हो गया। यदि गोल्डन एग 6ठे स्तर को पार कर जाता है तो वह लड़ सकता है और निस्संदेह उसके पास अधिक लड़ाकू शक्ति होगी। इसके अलावा अब वह शीर्ष 3 जन्मजातों के साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए पर्याप्त मजबूत है। अगर वह फिर से यिलिंग और मिन लुओ से मिलता है तो यह निश्चित है कि कौन जीवित रहेगा और कौन मर जाएगा। टकराना! इस समय स्वर्ग और पृथ्वी के दर्शन भी एकत्रित हो गए हैं। संपूर्ण पशु नियंत्रण संप्रदाय अंधेरे बादलों में डूबा हुआ था, जैसे कि रात हो गई हो। यह आसन आपदा का संकेत है। लुओ हुआ के आदेश के तहत संप्रदाय के सभी नश्वर मुख्य हॉल में छिप गए। इन सभी हॉल में जानवर नियंत्रण संप्रदाय द्वारा छोड़ी गई संरचनाएं हैं, इसलिए उनमें प्रवेश करने में कोई खतरा नहीं है। फैंग चेन कई वज्र से बचने वालों के साथ परिधि पर आया और निषिद्ध क्षेत्र को देखा। अगले ही पल एक आकृति निषिद्ध क्षेत्र से बाहर निकली, हवा में रुकी और तिरस्कार से आकाश की ओर देखने लगी। वह अजीब छवि सोने का अंडा था। अब सोने का अंडा बिजली की तरह चमक रहा है और इसकी आभा सोने से पहले की तुलना में बहुत अधिक मजबूत है। धमाका! पहला वज्रपात हुआ। सीधे सोने के अंडे की ओर बढ़ो। सोने का अंडा गुस्से से दहाड़ा। शरीर से प्रतिरोध करो। टकराना! सोने का अंडा तुरंत ही गड़गड़ाहट में छिप गया। जब गड़गड़ाहट रुकी तो सोने के अंडे को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। लेकिन फैंग चेन ने पाया कि हालांकि जिन डैंग घायल नहीं हुआ था, उसकी अभिव्यक्ति थोड़ी कड़वी थी और वह बहुत दर्द में लग रहा था। क्या हो रहा है? ये पहली बार नहीं है जब मैंने स्वर्गीय थंडर गोल्डन एग को झेला है। इस बार ऐसा क्यों लग रहा है कि यह इतना मुश्किल है? वह बहुत हैरान था।
यह आकाशीय गड़गड़ाहट चट्टान क्षेत्र आकाशीय गड़गड़ाहट परत से नहीं है। इस समय दानव भगवान की आवाज इत्मीनान से सुनाई दी। यह अलग है। क्या अलग है? फैंग चेन ने पूछा। तियान लेई मर चुका है और वह विभिन्न घुसपैठियों के कारण कोई बदलाव नहीं करेगा। लेकिन स्वर्गीय क्लेश अलग है। ये क्लेश पर विजय पाने वालों के लिए दर्जी की तरह है। स्वर्ग और पृथ्वी के कानून समझते हैं कि युवा गुरु तियान लेई को नियंत्रित कर सकते हैं, इसलिए तियान लेई के बीच अधिक दावक्लेश है, लॉर्ड डेमोनेंसिस्ट ने समझाया। क्या ये सोने का अंडा नहीं है? फैंग चेन अचानक चिंतित हो गया। भगवान दानव पूर्वज ने कहा, चिंता मत करो, ये युवा मास्टर के जन्म के बाद से पहला स्वर्गीय क्लेश है। 9 स्वर्गीय क्लेश बहुत मजबूत नहीं होंगे और युवा मास्टर को अपनी साधना को मजबूत करने में भी मदद कर सकते हैं। ये सुनकर फैंग चेन को थोड़ी राहत महसूस हुई। इसके बाद एक के बाद एक कई वज्रपात हुए। जैसा कि भगवान दानव पूर्वज ने कहा था, अगले कुछ सुनहरे अंडे बिना किसी खतरे के अवरुद्ध थे। लेकिन जब 8वीं सीढ़ी पर पहुंचा तो सोने का अंडा थोड़ा कमजोर लग रहा था। यहाँ तक कि फैंग चेन को भी संदेह था कि क्या वह यह आखिरी सीढ़ी उठा पाएगा। चिंता मत करो, युवा मालिक एक पवित्र जानवर है, इसलिए वह आसानी से मुसीबत में नहीं पड़ेगा। ये देखकर कि फैंग चेन चिंतित था, भगवान दानव पूर्वज ने फिर से कहा, ऐसा ही हो। फैंग चेन ने असहायता से सिर हिलाया। अब वह जिनदान की मदद नहीं कर सकता और वह दूसरों के क्लेश में हस्तक्षेप नहीं कर सकता, अन्यथा जिनदान स्वर्ग से और भी अधिक भयानक शक्ति लाएगा। वह केवल यही प्रार्थना कर सकता था कि सोने का अंडा इसका सामना कर सके। पिछले दिनों बिजली गिरने की आपदा ने काफी समय से गति पकड़ी हुई थी। आसमान में काले बादल भयावह रूप से काले थे और गरज के साथ बारिश हो रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई गरजने वाला ड्रैगन काले बादलों में तैर रहा हो और उड़ान भरने के लिए तैयार हो। शून्य में देखते हुए फैंग चेन की अभिव्यक्ति अधिक गंभीर हो गई। इस तरह के लेवे स्वर्गीय थंडर स्तर पर सामना किए जाने वाले लोगों की तुलना में अधिक क्रूर हैं और मुझे नहीं पता कि गोल्डन एग सुरक्षित रूप से इसका विरोध कर सकता है या नहीं। सुनहरा अंडा अभी भी गर्व से शून्य में खड़ा है और आकाश में गड़गड़ाहट एक विशालकाय की तरह है, लेकिन ये बिल्कुल भी डरता नहीं है। यह अभी भी बहुत गर्व और अडिग है। ऐसा लगता है कि जन्म के बाद से ही इस सुनहरे अंडे को कोई डर नहीं है। गड़गड़ाहट की विपत्ति सीमा तक जमा हो गई। अंत में यह एक विशाल गड़गड़ाहट में बदल गया और सुनहरे अंडे की ओर बढ़ गया। यह एक बहुत बड़ा वज्र हाथ था। यह इस दुनिया में सोने के अंडे को दबाना चाहता था। अबा, सोने का अंडा दहाड़ा, उसके पूरे शरीर में गड़गड़ाहट हुई। यदि आप ध्यान से देखेंगे तो पाएंगे कि सुनहरे अंडे के चारों ओर सफेद रंग की गड़गड़ाहट में लाल रंग की झलक है। टकराना। वज्रपात के हाथ ने तुरंत ही स्वर्णिम अंडे को ढक दिया, उसे चरण दर चरण दबा दिया, उसे सीधे जमीन पर गिरा दिया। अबा, लेकिन सुनहरे अंडे की आवाज अभी भी तेज और स्पष्ट थी। हालांकि उसकी आवाज अभी भी बच्चे जैसी थी और वह सुंदर दिख रहा था, लेकिन वह गर्व से भरा हुआ था। ये वंश का गौरव था और कोई भी इसे आत्मसमर्पण करने के लिए मजबूर नहीं कर सकता था। टकराना। अचानक वज्र का हाथ थोड़ा सा हिला और उसके छेद से एक लाल धागा निकल आया। और वह लाल धागा, ये वास्तव में गड़गड़ाहट से बदल गया था। फिर गरजने वाले हाथ से और भी अधिक गरजने वाले धागे बाहर निकलने लगे। ये वास्तव में धीरे धीरे गरजने वाले हाथ को वापस निगलने लगा। ऐसा लग रहा था कि वज्रपात ने संकट को भांप लिया है और वह और भी अधिक भयानक वज्र शक्ति के साथ फट पड़ा ताकि सोने के अंडे को फिर से दबा सके। लेकिन लाल गड़गड़ाहट एक विशाल जाल की तरह थी। चाहे गड़गड़ाहट की विपत्ति ने इसे कैसे भी नष्ट कर दिया हो, यह अटूट था। धीरे धीरे लाल गड़गड़ाहट का जाल वास्तव में गड़गड़ाहट की विपत्ति को वापस निगलने लगा। अबा, सुनहरे अंडे की आवाज फिर से सुनाई दी। इसमें भयानक गड़गड़ाहट की शक्ति थी। इस चिल्लाहट के साथ लाल वज्र जाल और भी भयंकर हो गया। इसने वज्र विपत्ति के हाथ को पागलों की तरह निगल लिया। अंत में वज्रपात का हाथ विरोध नहीं कर सका, इसे पूरी तरह से निगल लिया गया। आकाश में काले बादल छंटने लगे और सुनहरा अंडा स्वर्गीय क्लेश से बच गया और सफलतापूर्वक 6ठी स्तर के राक्षस जानवर में प्रवेश कर गया। लाल गड़गड़ाहट जिसने वज्रपात को निगल लिया था, शून्य में लहराती हुई एक लहर की तरह थी। एक आकृति लाल गड़गड़ाहट तट से बाहर कूद गई। गड़गड़ाहट पर कदम रखते हुए ये सुनहरा अंडा था। लेकिन अब सुनहरे अंडे का स्वरूप काफी बदल गया है। उसका शरीर काफी बड़ा हो गया है, हिरन जितना पतला। उसके शरीर का रंग भी सफेद और लाल हो गया और सफेद और लाल शल्क लहरों की तरह सुंदर थे,
जिससे उसका नेक स्वभाव और भी कीमती हो गया। उसके छोटे सींगों की जोड़ी लंबी और लंबी होती गई और उसकी आंखें सुनहरी रोशनी से चमक रही थीं, जैसे गेंडे का बेटा। आह! उसने एक लंबी दहाड़ लगाई और अब उसकी आवाज पहले की तरह किसी युवा जानवर की आवाज जैसी नहीं थी। इसके बजाय ये जोरदार और लंबा था, जिससे लोगों में भय का भाव उत्पन्न हुआ। जिंदन ने खुद की ओर देखा, बहुत संतुष्ट, उसका सिर ऊंचा उठा हुआ, बहुत गर्व महसूस हो रहा था। जिंदान! फैंग चेन चिल्लाया। जिंदन ने फैंग चेन की आवाज सुनी और तुरंत अपनी आंखों में सुनहरी रोशनी के साथ देखा। जब उसने फॉन्ग चेन को देखा तो उसके चेहरे पर खुशी के भाव थे और वह जल्दी से फॉन्ग चेन के पास आया और उसे गले लगा लिया। फैंग चेन ने भी ये देखकर मुस्कुराया और कहा, तुम बहुत बड़े हो गए हो। आओ, इस बार हम देखते हैं कि यह नर है या मादा। टकराना! उसके शब्दों पर जिंदन ने जोरदार लात मारी। निषिद्ध क्षेत्र में दानव पूर्वज ने फैंग चेन और जिंदान को इतने करीब देखा और मदद नहीं कर सका, लेकिन आहें भर रहा था। ये भाग्य की बेड़ियां हैं और दोनों पक्षों का मिलना तय है। मुझे नहीं पता कि इस बार परिणाम क्या होगा और क्या वे अंत में फिर से मिलेंगे। चक्र! फैंग चेन ने जिंदान के साथ कुछ मजा किया और फिर भगवान दानव पूर्वज को देखने आया। जहां तक दानव पूर्वज ने जो कुछ कहा, स्वाभाविक रूप से उन्होंने उसे नहीं सुना। दानव पूर्वज ने फैंग चेन और अन्य लोगों को सूचित करने का इरादा नहीं किया, लेकिन जिंदान से कहा, बधाई हो युवा गुरु, छठे स्तर में सफलतापूर्वक प्रवेश करने के लिए। सुनहरे अंडे का सिर फिर से बहुत गर्व से ऊपर उठा। फैंग चेन ने जिंदान का सिर पकड़ लिया और कहा, धन्यवाद सर, जिंदान की रक्षा करने के लिए। जिंदान, आपको भी मेरा धन्यवाद करना चाहिए। जिंदान असंतुष्ट था। आखिरकार, हालांकि दानव पूर्वज के पास अपने कबीले का खून था, ये केवल एक शाखा थी। शाखा शिराओं को मुख्य शिरा के प्रति पूरी तरह से वफादार होना चाहिए। आखिरकार, जैसे जैसे वे मजबूत होते जाते हैं, शाखा शिराएं सूप का अनुसरण कर सकती हैं। लेकिन फैंग चेन की सख्त नजर को देखकर जिंदान अनिच्छा से अपना सिर थोड़ा नीचे झुकाकर आभार व्यक्त कर सका। भगवान दानव पूर्वज ने जल्दी से कहा, युवा मास्टर, विनम्र होने की कोई आवश्यकता नहीं है, मुझे यही करना चाहिए। फैंग चेन ने कहा, महामहिम ने न केवल हमें बचाया, बल्कि हमारी बहुत मदद भी की। अब हम केवल आपको धन्यवाद दे सकते हैं। कृपया इसे स्वीकार करें, और मुझे डर है कि मुझे फिर से आपसे एक उपकार करवाने के लिए परेशान होना पड़ेगा। भगवान दानव पूर्वज ने कहा, ये कहो, मैं त्यानिक्सुए पवित्र संप्रदाय में जाकर उसके संग से युद्ध करना चाहता हूँ। मुझे आशा है कि तुम मेरे साथ चलोगे और मेरी रक्षा करोगे। इस बार वह पिछली बार की तरह लापरवाह नहीं होगा। चूंकि दूसरे पक्ष के पास एक जादुई हथियार है जो उसे बंद कर रहा है, इसलिए क्या हुआ अगर वह भगवान दानव पूर्वज को अपने साथ ले जाता है, भले ही वह इसे बंद कर सके। भगवान दानव पूर्वज चुप हो गए। ये जानवर नियंत्रण संप्रदाय छोड़ने के लिए तैयार नहीं था। आउच! जिंदान ने अपना मुंह खोला और दानव पूर्वज से एक बार फैंग चेन की मदद करने की विनती की। जिंदान को बोलते देख भगवान दानव पूर्वज ने सिर हिलाया और कहा, चूंकि यह युवा स्वामी का आदेश है, इसलिए मैं इसका पालन करूंगा। लेकिन मैं गुप्त रूप से आपका पीछा करूंगा। यदि कोई मजबूत व्यक्ति वास्तव में आप पर हमला करता है, तो मैं कार्रवाई करूंगा। फैंग चेन बहुत खुश हुआ। धन्यवाद सर, जब हम चले तो मुझे बता देना। दानव पूर्वज ने कहा, कल चले जाओ। फैंग चेन ने कहा, ठीक है, मैं समझ गया। भगवान दानव पूर्वज की आवाज धीमी हो गई। फैंग चेन ने अपने हाथ झुकाए और सोने का अंडा लेकर चला गया। गोल्डन एग, इस सफलता से आपकी ताकत में कितनी वृद्धि हुई है? फैंग चेन ने पवित्र पुत्र हॉल में लौटने के बाद पूछा। आउच! गोल्डन एग ने जवाब दिया। गोल्डन एग का जवाब सुनकर फैंग चेन को बहुत झटका लगा। इस बार आपने छठा स्तर पार कर लिया है और अपनी कई प्रतिभाओं को जागृत कर लिया है। उनमें से दिव्य शक्ति फिर से मजबूत हो गई है। ये पहले से कई गुना अधिक मजबूत है। जिंदान ने गर्व से सिर हिलाया, लेकिन कुछ सोचकर कुछ और शब्द जोड़ दिए। लेकिन अब मेरी ताकत इतनी मजबूत नहीं है। मैं दिव्य शक्ति की स्थिति में केवल धूप की आधी छड़ी ही पकड़ सकता हूँ। लेकिन धूप की यह आधी छड़ी अभी भी लड़ने के लिए पर्याप्त मजबूत है, भले ही इसका सामना दाव के तीसरे स्तर के किसी मजबूत व्यक्ति से हो। ये सुनकर फैंग चेन ने असहाय होकर कहा, अब जब आपके पास पांचवें या छठे स्तर पर किसी के खिलाफ लड़ने की ताकत है, तो अगर आप मेरे साथ गठबंधन करते हैं, तो आप कमजोर हो जाएंगे। जिंदान ने बार बार अपना सिर हिलाया और समझाया। ये सुनकर फैंग चेन की आंखें अचानक चमक उठी। हालांकि मुकाबला शक्ति अच्छी नहीं है,
लेकिन भागने की गति दोगुनी हो सकती है। भले ही हम दाव दायरे के अंतिम चरण में अपनी पूरी ताकत से भाग जाएं, लेकिन हम हमें पकड़ नहीं सकते। यदि कोई चीज़ फैंग चेन को उसकी ताकत में सुधार से अधिक खुश करती थी, तो वह निस्संदेह उसके भागने के साधनों में सुधार करना था। अब जबकि उसके पास आकाश को हिला देने वाले वज्रपंख और स्वर्ण अंडे की ईश्वर प्रदत्त शक्ति है, तो कहा जा सकता है कि उसका बच निकलना उसी लोक में किसी भी अन्य से अद्वितीय है। अचानक फैंग चेन को कुछ याद आया और उसने कहा, गोल्डन एग, मेरे थंडर विंग्स में भी थंडर के गुण हैं, क्या वे आपके साथ सहयोग कर सकते हैं? उसके पीछे आसमान को हिला देने वाले वज्रपंख दिखाई दिए। ये पहली बार था जब जिनडैन ने फैंग चेन के आसमान को हिला देने वाले वज्रपंख देखे, और वह थोड़ा हैरान हुआ। वह वास्तव में पूछना चाहता था कि जब फैंग चेन कोमा में था तो उसने ऐसा क्या किया कि उसे इतने बड़े पंख मिल गए। हालांकि जब उसने थंडर विंग्स में निहित थंडर पद को महसूस किया, तो उसकी आंखें चमक उठी और उसने कहा कि वह इसे आजमा सकता है। अगले ही क्षण वह फैंग चेन में विलीन हो गई, लेकिन इस बार फैंग चेन के बालों का रंग बिजली के बैंगनी रंग में नहीं, बल्कि लाल रंग में बदल गया। उसके चारों ओर स्थित किलिन टोटेम भी फिर से प्रकट हुआ, और गड़गड़ाहट वाला विस्फोट थंडर के देवता के आगमन जैसा था। हालांकि बहुत अधिक परिवर्तन नहीं हुआ था, लेकिन फैंग चेन स्पष्ट रूप से अपने शरीर में एक जोरदार शक्ति को महसूस कर सकता था, और ऐसा लग रहा था जैसे उसकी ऊर्जा कभी खत्म नहीं हो सकती। उसी समय फैंग चेन को महसूस हुआ कि सुनहरे अंडे की शक्ति उसके पीछे वज्रपंखों के संपर्क में थी। सुनहरे अंडे के नियंत्रण में दोनों पक्ष एक हो गए थे। टकराना। फैंग चेन ने अपने पंख फैलाए। बिजली चमकने के साथ ही एक विस्फोट हुआ। वह आकृति उस स्थान से गायब हो गई और केवल बिजली और गड़गड़ाहट की एक छवि रह गई। 10 मील दूर आकाश से एक गड़गड़ाहट गिरी और फैंग चेन की आकृति फिर से प्रकट हुई। उसकी आंखें सदमे से भरी थीं। मैंने खुद को हल्के से थप्पड़ मारा। वह वास्तव में 10 मील दूर भाग गया। ऐसी गति केवल वेन के बाद के चरण में एक शक्तिशाली व्यक्ति द्वारा ही प्राप्त की जा सकती है। तो फिर ताकत इकट्ठा करने के बाद बचकर कितनी दूर जाना पड़ेगा? फैंग चेन का दिल हिल गया और उसके पीछे के वज्रपंखों ने शक्ति जमा करना शुरू कर दिया। लगभग 10 सांसों के बाद थंडर विंग्स फड़फड़ाया। धमाका। जहां फैंग चेन था वहां बिजली गिरी, लेकिन फैंग चेन पहले ही वहां से गायब हो चुका था। और 700 मील दूर जैसे ही बिजली गिरी, फैंग चेन की आकृति फिर से प्रकट हुई। ये 700 मील दूर है। ये वेदों की ईश्वर प्रदत्त शक्ति से पूरे 200 मील दूर है। कोई भी मुझे इतनी गति से नहीं पकड़ सकता जब तक कि कोई मास्टर स्तर का विशेषज्ञ व्यक्तिगत रूप से मेरा पीछा न कर रहा हो। लेकिन इससे पहले कि वह उत्साहित हो पाता, उसे अचानक महसूस हुआ कि उसकी आधी आध्यात्मिक शक्ति समाप्त हो गई है। लेकिन इसमें बहुत अधिक ऊर्जा की खपत होती है, जो कि तत्काल भाला से भी बदतर नहीं है। मुझे डर है कि मैं केवल 2 बार ही चार्ज कर पाऊंगा और बच पाऊंगा। इसके बावजूद वह काफी संतुष्ट थे। गोल्डन एक गर्व भरी मुस्कान के साथ पुनः प्रकट हुआ और फैंग चेन से श्रेय मांगा। फैंग चेन ने हल्का सा मुस्कुराते हुए कहा, आपकी कड़ी मेहनत के लिए धन्यवाद, जिनडैन। उसने दूर तक देखा और दृढ़ता से कहा, इस बार मैं इतना शर्मिंदा नहीं होऊंगा। जिनडैन ने भी दृढ़ता से सिर हिलाया। उसका चेहरा अहंकार से भरा हुआ था। इसका मतलब यह है कि अगली बार दूसरा पक्ष निश्चित रूप से निराश होगा। वे दोनों ऐसे लग रहे थे जैसे वे भागने की बात नहीं कर रहे थे, बल्कि त्यानिक्सुए पवित्र संप्रदाय को कुचलने की बात कर रहे थे। अगले दिन फैंग चेन जाने के लिए तैयार था। मालिक लुओहुआ उसे विदा करने आया। फैंग चेन ने लुओहुआ को देखा और कहा, याद रखें, मैं केवल ये चाहता हूं कि आप जानवर नियंत्रण संप्रदाय के बारे में आशावादी रहें। जब तक जानवर नियंत्रण संप्रदाय स्थिर है, तब तक कोई समस्या नहीं होगी यदि आप अकेले बचे हैं, क्या आप समझते हैं? उनके शब्दों ने निस्संदेह लुओहुआ को जीवन और मृत्यु की महान शक्ति प्रदान की। हाँ, मैं निश्चित रूप से मालिक को फिर से निराश नहीं करूंगा, लुओहुआ ने दृढ़ता से कहा। फैंग चेन ने और कुछ नहीं कहा और वह और सुनहरा अंडा प्रकाश की किरण में बदल गए और चले गए। लुओहुआ ने कुछ निराश भाव से फैंग चेन की ओर देखा। इस बार भी मालिक ने उसे सेवा नहीं करने दी। मुझे नहीं पता कि अगली बार मालिक कब आएगा। क्या ये सिर्फ इसलिए है क्योंकि मैं एक नश्वर हूँ? मास्टर मेरी ओर देखता भी नहीं है। उसके चेहरे पर अकेलापन भरा हुआ था। फैंग चेन को नहीं पता था कि लुओहुआ क्या सोच रहा था। इस समय वह और जिनडान भगवान दानव पूर्वज से मिलने के लिए निषिद्ध क्षेत्र में आए थे। क्या आप जा रहे हैं? भगवान दानव पूर्वज ने धीरे से कहा।
हाँ, फैंग चेन ने अपने हाथों को मोड़कर कहा। अगले ही पल निश्चित क्षेत्र में एक लंबी काली धुंध फैल गई और भगवान दानव पूर्वज का विशाल सिर धीरे धीरे बाहर निकला। अगले ही पल यह एक काली रोशनी में बदल गया और जल्दी से एक काले जेड पेंडेंट में सिकुड़ गया। जेड पेंडेंट पर एक क्रूर राक्षस का सिर है, जो कोई और नहीं बल्कि दानव पूर्वज है। जेड पेंडेंट फैंग चेन की ओर तैरकर आया और उसकी कमर पर लटक गया। चलो चलें, मास्टर दानव पूर्वज ने कहा। फैंग चेन ने असमंजस में जेड चिन्ह को देखा और आश्चर्यचकित हुआ कि दानव पूर्वज इस रूप में क्यों बदल गया। मानो फैंग चेन के संदेह को देखते हुए दानव पूर्वज अपने आप वापस आ गए और कहा, मेरा शरीर सड़ चुका है और केवल मेरा सिर बचा है। मैं केवल इस निश्चित स्थान पर ही जीवित रह सकता हूँ। यदि आप बाहर जाना चाहते हैं तो आपको इस अवस्था में होना चाहिए, अन्यथा आप बाहर नहीं रह सकते। जीवित रहने के लिए यह बहुत लंबा समय है। बेहतर होगा कि आप आधे महीने के भीतर समस्या का समाधान करें और मुझे वापस आना ही होगा, चाहे कुछ भी हो जाए। फैंग चेन को अचानक एहसास हुआ, कोई आश्चर्य नहीं कि वह पहले केवल दानव पूर्वज का सिर देख सकता था। ये पता चला कि पहले तो उसका कोई शरीर ही नहीं था। चिंता मत कीजिए सर, आधा महीना काफी है। तुरंत वह और जिनदान छोटी लकड़ी की नाव पर चढ़ गए और पशु नियंत्रण संप्रदाय को छोड़ दिया और त्यानिक्सुए पवित्र संप्रदाय की ओर चल पड़े। इस समय फैंग चेन और झाओ शिमाई के बीच निर्णायक लड़ाई पूरी तरह से फैल गई थी। निचले क्षेत्र में एक सर्वोच्च प्रतिभा ने त्यानिक्सुए संत संप्रदाय के 3 स्तरों को पार कर लिया और अपनी पत्नी को सार्वजनिक रूप से तलाक दे दिया। लुतियांग क्षेत्र की युवा पीढ़ी का प्रतिनिधि त्यानिक्सुए पवित्र संप्रदाय की एक दुर्लभ प्रतिभा। किसी ने नहीं सोचा था कि फैंग चेन जीत सकता है, लेकिन प्रतिभाओं की इस टक्कर ने फिर भी बहुत ध्यान आकर्षित किया। त्यानिक्सुए पवित्र संप्रदाय पार्श्व हॉल। जैसे ही झाओ शिमाई वापस आया, वह अपने दादा झाओ पिंगफान और अपने पिता झाओ टोंग से मिलने आया। इस समय झाओ पिंगफान ने असहायता से झाओ शिमाई को देखा और कहा, चूंकि आपने और उसने अपनी सगाई तोड़ दी है, तो हमें आपसे लड़ने की क्या जरूरत है। उसने पहले सोचा था कि भविष्य में उन दोनों के बीच कोई मेल मिलाप नहीं होगा। अगर ऐसा हुआ तो शादी टूट जाएगी, लेकिन उन दोनों के बीच निर्णायक युद्ध होने में कितना समय लग गया था। झाओ शिमाई ने नाक भान सिकुड़ते हुए कहा, चूंकि वह लड़ना चाहता है तो वह लड़ेगा, मुझे इससे डर नहीं लगता। झाओ टोंग ने कुछ सोचा और पूछा, क्या तुम्हें कुछ हुआ है। कुछ नहीं, बस कुछ लोग मर गए हैं और वह मुझसे लड़ना चाहता है। झाओ शिमाई ने सच कहा। उन 2 मनुष्यों ने उसकी जान बचाई, इसलिए स्वाभाविक रूप से उसे इसकी परवाह है। लेकिन चूंकि तुमने इन 2 लोगों को नहीं मारा तो तुमने उनकी जगह क्यों ली। झाओ टोंग ने पूछा। झाओ शिमाई ने अपना सिर उठाया और कहा, मैं उस समय उसकी निगाहों से बहुत दुखी था। अगर मैं डरा हुआ होता तो क्या मैं अभी भी त्यानिक्सुए पवित्र संप्रदाय का संत होता। झाओ पिंगफान और झाओ टोंग के पास बोलने के लिए शब्द नहीं थे। झाओ शिमाई अभी भी बहुत सरल और गर्वित है। आखिरकार उसका जीवन बहुत सहज है और उसने बहुत अधिक असफलताओं का अनुभव नहीं किया है। बस इतना ही, हो सकता है कि तुम्हें लड़ना ही हो, लेकिन दादाजी से वादा करो कि तुम उन्हें नहीं मारोगे। झाओ पिंगफान को नहीं लगता था कि फैंग चेन जीत सकता है, और दूसरा पक्ष उसके एक पुराने मित्र का शिष्य था और वह नहीं चाहता था कि दूसरा पक्ष उसकी पोती के हाथों मारा जाए। झाओ शिमाई ने सिर हिलाया और कहा, चिंता मत करो दादाजी, मैं उसे नहीं मारूंगा, लेकिन मैं उसे समझाऊंगा कि प्रतिभाशाली लोगों के बीच कितना बड़ा अंतर है, और यह हमारा अंतिम मिलन भी होगा। फिर उसने कहा, ठीक है दादाजी, मैं वापस जाकर तैयार हो जाऊंगी। इतना कहकर उसने हाथ हिलाकर अलविदा कहा। झाओ पिंगफान ने झाओ शिमाई को जाते हुए देखा और धीरे से आह भरी। पिताजी, आप किस बात से चिंतित हैं? झाओ टोंग ने संदेह से पूछा। झाओ पिंगफान ने कहा, मुझे हमेशा लगता है कि कल की लड़ाई इतनी आसान नहीं होगी। शायद ये मैया के जीवन में एक बड़ी आपदा होगी। झाओ टोंग चौंक गया और बोला, ऐसा नहीं होना चाहिए। फैंग चेन ने मैया को पहले भी देखा है। भले ही मैया हार जाए, उसका चरित्र और मजबूत बनने के लिए और अधिक मेहनत करेगा। यह आपदा कैसे हो सकती है? झाओ पिंगफान ने झाओ टोंग की ओर आंखें घुमाते हुए कहा, अगर मुझे पता होता तो मैं फिर भी ऐसा क्यों कहता। भूल जाओ, इसे वैसे भी रोका नहीं जा सकता। चलो इंतजार करो और कल देखते हैं। झाओ टोंग ने पूछा, अन्य संप्रदायों के प्रतिभाशाली लोग भी इस युद्ध को देखने आ रहे हैं? क्या हम आगे आना चाहते हैं? पिछली बार जब फैंग चेन आया था तो झाओ पिंगफान के आदेश के कारण
त्यानेक्सुए पवित्र संप्रदाय के शीर्ष से कोई भी आगे नहीं आया था। लेकिन इस बार प्रकृति कुछ अलग है। झाओ पिंगफान ने कहा, युवा लोगों के मामलों को युवाओं द्वारा ही सुलझाया जाना चाहिए। हमें इसमें शामिल होने की जरूरत नहीं है। हाँ, झाओ टोंग ने सिर हिलाकर आदेश स्वीकार कर लिया और फिर चले गए। झाओ पिंगफान ने शून्य में देखा और आह भरते हुए कहा, त्यानयांग जी, क्या ये वह आपदा है जिसके बारे में आप बात कर रहे हैं? 2 दिन। आज का त्यानेक्सुए पवित्र संप्रदाय बहुत जीवंत होने वाला है और सभी ताकतों से प्रतिभाशाली भिक्षु इस लड़ाई को देखने के लिए आए हैं। इस बार फैंग चेन और झाओ शिमाई के बीच लड़ाई संप्रदाय के अंदर की बजाय संप्रदाय के सामने चौक में आयोजित की गई थी। ये सामान्य बात है। फैंग चेन की पहचान कीमती नहीं है, इसलिए वह स्वाभाविक रूप से संप्रदाय के क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा करने के लिए योग्य नहीं है। त्यानेक्सुए पवित्र संप्रदाय के वरिष्ठ अधिकारियों की नज़र में ये जूनियर्स के बीच एक छोटी सी लड़ाई थी और इसे सामने नहीं लाया जा सकता था। इस समय कई भिक्षु चौक में एकत्र हुए हैं, जिनमें विभिन्न क्षेत्रों से आए कई युवा प्रतिभाशाली लोग भी शामिल हैं, जो लंबे समय से लुओ त्यानियों में प्रसिद्ध हैं। अब जबकि क्यूशू सम्मेलन में केवल 3 महीने ही बचे हैं, युवा पीढ़ी की प्रतिभा के रूप में झाओ शिमाई ने स्वाभाविक रूप से बहुत ध्यान आकर्षित किया है। यद्यपि वह अपेक्षाकृत युवा है और उसका साधना स्तर ऊंचा नहीं है, फिर भी वह क्यूशू सम्मेलन जीतने के लिए पसंदीदा में से एक है। तो अभी भी कई लोग हैं जो देखना चाहते हैं कि झाओ शिमाई अब कितनी मजबूत है। बेशक उन्होंने नहीं सोचा था कि फैंग चेन झाओ शिमाई की पूरी ताकत को बाहर कर सकता है, लेकिन पहले से ही इसका निरीक्षण करना अच्छा होगा। इस समय भीड़ उस प्रतिभाशाली व्यक्ति के बारे में चर्चा कर रही थी जो वहां आया था। देखो, ये क्यूलिंग संप्रदाय की प्रतिभा है। क्यूगू, यह आदमी केवल 2 या 3 साल का है और पहले से ही दाओ दाओ के तीसरे स्तर पर है। युनशान संप्रदाय के जियू शियू भी यहाँ हैं। मैंने सुना है कि वे मार्च में होने वाले क्यूशू सम्मेलन के लिए ही 3 वर्षों से एकांतवास में हैं। लोंग शियाओ तियानशान ने वास्तव में किसी को यहाँ भेजा है। वह तियानशान में नंबर 1 प्रतिभाशाली व्यक्ति लगता है। किन जियांगलिंग अलावा सभी पक्षों से प्रतिभाओं को एक एक करके पहचाना गया और प्रत्येक पहचान से छोटी या बड़ी हलचल मच गई। ये तो एक संत और निचले लोग के एक भिक्षु के बीच की लड़ाई मात्र है, लेकिन इसने बहुत सारी प्रतिभाओं को आकर्षित किया है। मुझे कहना होगा कि संत का हर कदम काफी हलचल पैदा करेगा। ये सही है, संत को 16 वर्ष की आयु से पहले दाओ दाओ में प्रवेश करने की आशा है। पूरे 9 लोकों में वह एक अद्वितीय प्रतिभा है। केवल इतना ही नहीं, एक शीर्ष गुरु ने एक बार कहा था कि संत को पौराणिक आध्यात्मिक समुद्री क्षेत्र में प्रवेश करने और लुतियान क्षेत्र में तीसरे आध्यात्मिक समुद्री क्षेत्र के महान गुरु बनने की बड़ी उम्मीद है। हम इतिहास के साक्षी बन रहे हैं। हर कोई बात कर रहा था, लेकिन किसी ने भी फैंग चेन का नाम नहीं लिया। उनकी नज़र में फैंग चेन सिर्फ एक मरता हुआ व्यक्ति है और वह केवल झाओ शिमाई के लिए एक कदम का पत्थर बनेगा। लेकिन भीड़ में 2 लोग ऐसे भी थे जो फैंग चेन के बारे में बात न होने पर बहुत दुखी थे। ऐसे लोगों का एक समूह जो दूसरों को नीची नज़र से देखते हैं। उनमें से एक लड़की बड़बड़ाए बिना न रह सकी और वह दुआनमू बैक्सुए थी। इसके बगल में स्वाभाविक रूप से डुआन जुपिटर है। इससे पहले कि डुआनमूजू बोल पाती, डुआनमू जिंग ने अपना मुंह ढक लिया और धीमी आवाज में गाली दी, क्या तुम मेरे भाई के लिए परेशानी खड़ी करना चाहते हो? ये सभी भिक्षु हैं। इन सभी के कान बहुत अच्छे हैं। ऐसा नहीं है कि मैं उसे हरा नहीं सकता। दुआनमू बैक्सुए को इसकी परवाह नहीं थी। सौभाग्यवश आसपास के लोग उत्साहपूर्वक चर्चा कर रहे थे और किसी ने भी उन थोड़े से दबे हुए भाई बहन पर ध्यान नहीं दिया। लेकिन भाई, क्या फैंग चेन जीत सकता है? दुआनमू बैक्सुए ने कुछ चिंता के साथ पूछा। यहाँ तक कि उसने ये कहने की हिम्मत भी नहीं की कि वह झाओ शिमाई की प्रतिद्वंद्वी थी। फैंग चेन की तो बात ही छोड़ी, जो झो युआन के चौथे स्तर पर ही था। दुआनमू जिंग ने एक गठन ध्वज निकाला और एक छोटे से अलगाव गठन की व्यवस्था की और फिर कहा, मुझे नहीं पता, चलो इंतजार करें और देखें कि भाई फैंग कब आता है। उसने दुआनमू बैक्सुए की ओर देखा और कहा, क्यों? क्या तुम अपने भावी पति के बारे में चिंतित हो? दुआनमू बैक्सुए का चेहरा तुरंत लाल हो गया और उसने पलटकर कहा, किसने कहा कि वह मेरा मंगेतर है? मैं उसे अभी तक नहीं पहचान पाई हूँ। क्यों? आपको भाई फैंग की निम्न वर्ग के व्यक्ति के रूप में पहचान भी नापसंद है? दुआनमू जिंग ने उत्सुकता से पूछा। ऐसा नहीं है, लेकिन यह उसके प्रदर्शन पर निर्भर करता है। लेकिन अब तक उसका प्रदर्शन मुझे और भी संतुष्ट करता है। वह एक क्षेत्र के शीर्ष प्रतिभाशाली व्यक्ति को चुनौती देने का साहस करता है।
हर किसी में ऐसा साहस नहीं हो सकता। डुआनमू बेक्सू ने कहा, तुम्हारे पास साहस है, लेकिन तुम्हारी ताकत के बारे में कहना मुश्किल है। भले ही भाई फैंग इस लड़ाई में नहीं मरा, लेकिन वह शायद अपंग हो जाएगा। डुआनमू जिन को विश्वास नहीं था कि फैंग चेन झाओ शिमाई को हरा सकता है। दोनों पक्षों के बीच का अंतर बहुत बड़ा था। मैं उस अपंग की देखभाल करूंगी, डुआनमू बेक्सुए ने स्पष्ट रूप से कहा। डुआनमू जिंग दंग रह गया और आश्चर्य से डुआनमू बेक्सुए को देखने लगा। जब बात यहाँ तक पहुंची तो डुआनमू बेक्सू ने भी स्पष्ट कहा, मुझे विश्वास है कि दादाजी किसी लाभ के लिए मेरी शादी उससे नहीं करेंगे। उनके पास कुछ असाधारण होना चाहिए, इसलिए जब तक उनका चरित्र अच्छा है मैं उनसे शादी करूंगी। डुआनमू जिंग की अभिव्यक्ति थोड़ी जटिल थी और उसने आह भरी, अगर तियाननान के उन प्रतिभाशाली लोगों ने ये सुना तो मुझे डर है कि वे भाई फैंग को टुकड़ों में काटना चाहेंगे। चलो देखते हैं कौन करता है। डुआनमू बेक्सू ने अपनी छोटी मुट्ठी उठाई और उसके प्यारे चेहरे पर एक क्रूर नजर लटक गई। हालांकि इस क्रूर नजर ने उसे और अधिक प्यारा बना दिया, लेकिन इससे लोगों को वास्तव में डर नहीं लगा। उसने कहा, मेरे आदमी को छूने की हिम्मत करो, मैं उसे मार डालूंगी। अगर फैंग चेन ने डुआनमू बेक्सू के शब्द सुने तो मुझे नहीं पता कि वह कितना भावुक हो जाएगा। जिन सभी मंगेतरों से वह मिले उनमें से डुआनमू बेक्सुए पहली थी जिन्होंने विवाह प्रमाणपत्र को अस्वीकार नहीं किया। यहाँ तक कि मेंग याओ भी, जब वे पहली बार मिले थे, वह फैंग चेन को बहकाने की योजना बना रही थी और फिर इसे सगाई तोड़ने के बहाने के रूप में इस्तेमाल करना चाहती थी। इस समय कई विशाल आत्मा जहाज शून्य में उड़ गए। ये सभी आत्मिक जहाज लाल रंग के थे और इनके पाल वास्तव में आग की लपटों से बने थे। ये जिहुओ शेनशान से कोई है। जिहुओ शेनशान ने वास्तव में किसी को यहाँ भेजा है। क्या ये जिहुओ शेनशान की प्रतिभा हो सकती है? ये कौन हो सकता है? भीड़ में कोलाहल मच गया। जो व्यक्ति इस दृश्य के साथ आया था उसकी पहचान असाधारण होनी चाहिए, लेकिन वह कौन हो सकता है? अगले ही क्षण मुख्य जहाज के अग्रभाग पर एक आकृति खड़ी दिखाई दी। यह एक लड़की थी जो लाल रंग की छोटी स्कर्ट पहने हुए थी और अपनी पतली गोरी टांगें दिखा रही थी। उसका गोल अंडाकार चेहरा, गहरी आंखें और लाल गाल हैं जो एक जीवंत वातावरण प्रकट करते हैं। उसकी त्वचा बर्फ की तरह चमक रही थी और उसके चेहरे के भाव किसी पेंटिंग की तरह खूबसूरत थे। वह वाकई एक अद्भुत सुंदरी थी। और जब लड़की प्रकट हुई तो नीचे से अंतहीन विस्मयकारी ध्वनियां आने लगीं। ये हुओ जुएर है, मैं जाऊंगा। वह वास्तव में स्वयं आई थी। जिहुओ शेनशान में युवा पीढ़ी की शीर्ष प्रतिभाशाली हुओ जुआ 19 वर्ष की आयु में ही दाओ के प्रथम स्तर पर एक शीर्ष शक्ति है और क्यूशू सम्मेलन की शुरुआत से पहले दाओ के दूसरे स्तर में प्रवेश करने की उनकी बड़ी उम्मीद है। और लुओ तियानेयू में उनकी प्रतिभा रैंकिंग झाओ शिमाई के बाद दूसरे स्थान पर है। हुओ जुआ की कोई भी पीढ़ी एक पूर्ण राक्षस होती, लेकिन इस पीढ़ी में झाओ शिमाई और भी अधिक राक्षस जैसी थी, जिससे वह कम चमकदार दिखती थी। हुओ जुए का नाव से उतरकर देखने का इरादा नहीं था, बल्कि वह नाव के अगले हिस्से पर सीधे बैठ गई, अपनी टांगें क्रॉस करके चुपचाप देखती रही। इससे कई लोगों को निराशा हुई। आखिरकार यह शायद हुओ जुआ के साथ निकट संपर्क पाने का उनका एकमात्र मौका था। लेकिन हुओ जुआ की उपस्थिति ने अभी भी कई लोगों को उत्साहित कर दिया। यहाँ तक कि हुओ जुआ भी है। क्या वह पहले से ही संत से लड़ना चाहती है? ऐसा नहीं होना चाहिए। क्यूशू सम्मेलन जल्द ही आयोजित किया जाएगा, चाहे ये कितना भी जरूरी क्यों न हो। इस समय कोई जल्दबाजी नहीं है। लेकिन हुओ जुआ भी यहाँ है, इसलिए यह प्रतियोगिता और अधिक दिलचस्प हो जाएगी। हर कोई इस बात पर चर्चा कर रहा था कि अगला कौन आएगा। मुझे उम्मीद नहीं थी कि पर्वत गुरु के गुप्त शिष्य त्यानिक्सुए पवित्र संप्रदाय में आएंगे। दूर से उनका स्वागत करना वास्तव में निराशाजनक है। इस समय कई आकृतियां त्यानिक्सुए पवित्र संप्रदाय से बाहर निकल गईं। नेता, जो कि सफेद बाल, सफेद भौहें, सफेद कपड़े और गोरे त्वचा वाला एक युवा व्यक्ति था, मुस्कुराते हुए आगे बढ़ा और सलामी दी। और जब वह युवक सामने आया तो तुरंत ही बहुत से लोगों में हलचल मच गई। बाय बाय एकांतवास से बाहर आ गई है, मैं जाऊंगा। ये त्यानिक्सुए पवित्र संप्रदाय की युवा पीढ़ी में सबसे मजबूत है। बाय बाय। मैंने 19 साल की उम्र में ताओवाद में प्रवेश किया था और अब मैं 23 साल की उम्र में ताओवाद के चौथे स्तर पर हूँ। मैं क्यूशू सम्मेलन जीतने के लिए सबसे बड़ा पसंदीदा हूँ। अफवाह थी कि वह 1 साल से एकांतवास में था, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि वह एकांतवास से मुक्त हो गया होगा। ये सही है। आखिरकार क्यूशू सम्मेलन जल्द ही यहाँ होने वाला है, इसलिए वह इसे मिस नहीं करेगा।
शून्य में बाय बाय ने नीचे सभी का ध्यान और प्रशंसा महसूस की और काफी संतुष्ट महसूस किया। वह इस तरह के ध्यान का बहुत आनंद लेता है। इससे उसे महसूस होता है कि वह अंदर से सबसे चमकदार है और कोई भी उससे अधिक चमकदार नहीं हो सकता है। बचपन से ही वह हमेशा ध्यान का केंद्र रहा है। यहाँ तक कि त्यानित्सुई पवित्र संप्रदाय में भी जहाँ प्रतिभाशाली लोग इकट्ठा होते हैं, वह अभी भी सबसे चमकदार उपस्थिति है। लेकिन जब से झाओ शिमाई का जन्म हुआ है, उसकी रोशनी धीरे धीरे मंद हो गई है और वह झाओ शिमाई का सहारा बन गया है। इससे वह बहुत दुखी हुआ। अगर झाओ शिमाई संप्रदाय के नेता की पोती नहीं होती तो वह उससे बहुत पहले ही निपट लेता। झाओ शिमाई की तीखी धार से बचने के लिए उन्होंने 1 साल तक एकांत में रहने का फैसला किया, क्यूशू सम्मेलन में फिर से धूम मचाने और एक बार फिर सबसे चमकदार प्रतिभा बनने की योजना बनाई। उसने हुओ झुए को मुस्कुराते हुए देखा, यह विश्वास करते हुए कि अपनी स्थिति और प्रतिभा के साथ वह दूसरे पक्ष को उसे गंभीरता से लेने में सक्षम होगा। जब तक हुओ झुओ उसे ताओवादी भाई कहता रहेगा, वह सबसे चमकदार अस्तित्व रहेगा। हालांकि उन्हें जो सम्मान की उम्मीद थी वह वहां नहीं मिला। हुओ झुए ने बस उसकी ओर देखा और ठंडे स्वर में कहा, मैं आज केवल झाओ शिमाई के लिए यहाँ हूँ। मुझे किसी और में कोई दिलचस्पी नहीं है, किसी भी तरह का संवाद तो दूर की बात है। उसकी नज़र में झाओ शिमाई के अलावा कोई भी उसका प्रतिद्वंद्वी बनने के योग्य नहीं है। जहाँ तक बाय बाय और अन्य लोगों की बात है, वे बस कुछ और सालों तक अभ्यास करने के लिए उसका फायदा उठा रहे हैं। यदि उसे 1 और आधा वर्ष दिया जाता है तो वह निश्चित रूप से बाय बाय लोगों की बराबरी कर लेगी। बाय बाय का चेहरा आश्चर्य से भरा था। उसे उम्मीद नहीं थी कि हुओ झू एर इतना अपमानजनक होगा। हालांकि मैंने सुना था कि हुओ झुए का स्वभाव बहुत खराब था और वह घमंडी थी, लेकिन उसने यह उम्मीद नहीं की थी कि वह अपनी प्रतिद्वंद्वी को भी नीची नज़र से देखेगी। और झाओ शिमाई का नाम फिर से उल्लेख किया गया। हुओ झू एर, मेरा बड़ा भाई तुम्हें नमस्ते कहने आया है क्योंकि वह तुम्हें पसंद करता है। तुम बहुत घमंडी हो, एक युवक ने बगल से चिल्लाकर कहा। अगर फैंग चेन यहाँ होते तो वह निश्चित रूप से इस युवक को ये लिंग के रूप में पहचान लेते। ये लिंग स्वाभाविक रूप से त्यानित्सुई पवित्र संप्रदाय की युवा पीढ़ी के बीच एक शीर्ष प्रतिभाशाली व्यक्ति है, लेकिन उसके ऊपर झाओ शिमाई और बाय बाय हैं, जो पूरी तरह से उसकी रोशनी को ढक रहे हैं। उसका बाय बाय के साथ अच्छा रिश्ता था, इसलिए वह उसके साथ हुओ झुए से मिलने आया। लेकिन उन्होंने यह उम्मीद नहीं की थी कि दूसरा पक्ष बाय बाय को इतना सम्मान देने के लिए तैयार नहीं होगा। हुओ झुए ने भौहें सिकुड़ी और चेहरे पर गुस्से भरी नज़र से बाय येलिंग को घूरने लगा। मैंने तुमसे बाहर जाने को कहा था, क्या तुमने मेरी बात नहीं सुनी? वह जोर से चिल्लाए। उसके चारों ओर एक भयानक ज्वाला उठी, आसपास के वातावरण को झकझोरती हुई। बाय बाय लिंग का चेहरा एकदम बदल गया, बार बार वापस ऊपर। ये हुओ झुओ की आग साधारण नहीं है, बल्कि पौराणिक आकाशीय आग है, सुजाकू त्यानयान। यहाँ तक कि बाय बाय को भी 3 बिंदुओं से सावधान रहना होगा। उन्होंने उम्मीद नहीं की थी कि हुओ झुए बाय बाय को कोई सम्मान भी नहीं देगी, और उन्होंने तुरंत इसके बारे में बात करना शुरू कर दिया। बाय बाय के चेहरे पर बहुत ही बदसूरत भाव थे, क्योंकि वह बचकर भाग गया था। उसे नीचे बैठे कई लोगों की अजीब निगाहें महसूस हो रही थी, जिससे उसे बहुत अपमानित महसूस हो रहा था। लेकिन वह ये भी समझता था कि अगर वह आगे बढ़ता रहा तो वह केवल मुसीबत को आमंत्रित करेगा, इसलिए वह केवल कठोरता से कह सकता था, हुओ झू एर, मैंने ये बदला लिख लिया है, और जब 9 प्रांतों का सम्मेलन आएगा तो मैं इसका बदला अवश्य लूंगा। हुओ झुए ने उसकी ओर ठंडी नज़र से देखा और उसे नज़रअंदाज कर दिया। बाय बाय ने ठंडी सांस ली, अपना हाथ हिलाया और कहा, चलो चलें। वह आगे मुसीबत मोल लेना नहीं चाहता था। बाय बाय का चेहरा बहुत उदास था। ये देखकर बगल में खड़े येलिंग ने कहा, वरिष्ठ भाई बाय, आपको एक लड़की पर अपना गुस्सा निकालने की क्या जरूरत है? जब आप जिउझोउ सम्मेलन जीतेंगे तब भी वह इतना घमंडी होने की हिम्मत करेगी। ये सुनकर बाय बाय के चेहरे पर थोड़ी नरमी आई। उसने ठंडी सांस लेते हुए कहा, मैं उन सभी को अपने पैरों तले रौंद दूंगा। सबसे ऊपर खड़े होकर उन्हें बता दूंगा कि मैं लुओतियानियों में स्वर्ग का सबसे शक्तिशाली और सबसे पसंदीदा पुत्र हूँ। उसने दांत पीसते हुए कहा। ये लिंग ने कहा, भाई बाय, निचले डोमेन का आदमी बाद में संत लड़की से लड़ेगा, यह एक अच्छा शो है। बाय बाय ने घृणा से कहा, निम्न क्षेत्र से आए एक तुच्छ व्यक्ति में ऐसी क्या बात है जिसका जीतना तय है? ये लिंग ने कहा, भाई, तुम नहीं जानते, निचले क्षेत्र से आने वाले इस नीच व्यक्ति का जीवन बहुत कठिन है। वह चट्टान से कूदने के बाद नहीं मरा,
और वह एक प्रतिभाशाली व्यक्ति भी है। ओह, वह चट्टान से कूदने के बाद नहीं मरा। बाय बाय को तुरंत दिलचस्पी हो गई। जो लोग झोउयुआन क्षेत्र से कूदकर बच सकते हैं वे या तो कठिन जीवन जीने वाले लोग हैं या बहुत भाग्यशाली हैं। और उसने पहले एक पुस्तक पढ़ी थी, किसी भाग्यशाली व्यक्ति को मारने से उसकी किस्मत विरासत में मिलती है। यद्यपि यह विधि रहस्यमय है, फिर भी बहुत से लोग इस पर विश्वास नहीं करते। लेकिन जब तक वह खुद को और अधिक चमकदार बना सकता है, बाय बाय ऐसा अवसर नहीं छोड़ेंगे। अगर ऐसा है तो हमें देखना चाहिए। अगर संभव हो तो मैं खुद ही निचले क्षेत्र की उस कुतिया को मार डालूंगा। उसके मुंह के कोने थोड़े ऊपर उठे हुए थे और वह बहुत उत्साहित था। ये लिंग थोड़ा मुस्कुराया। उसने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि वह ये जानता था, तो इस बार चाहे फैंगचेन जीते या हारे, वह निश्चित रूप से मरेगा। इस समय त्यानिक्सुए पवित्र संप्रदाय की 2 आकृतियां तैरती हुई दिखाई दी। उनके आगमन ने तुरंत ही वहां उपस्थित सभी लोगों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर लिया। अभी अभी जो शोर मचा था वह तुरंत ही गायब हो गया और पूरा दर्शक चुपचाप उनमें से एक को देखने लगा। एक लड़की तैरती हुई आई, उसके पैर शून्य पर पड़े और उसकी सफेद और गुलाबी लंबी स्कर्ट ने उसकी आध्यात्मिक आभा को और भी अधिक परी जैसा बना दिया। धरती पर उतरी किसी परी की तरह उसने वहां उपस्थित सभी लोगों को तुरंत अपना दीवाना बना लिया। जो व्यक्ति आया था उसका नाम झाओ शिमाई था और जो उसके पीछे आया वह स्वाभाविक रूप से उसकी निजी नौकरानी जियाओ कुई थी। झाओ शिमाई ने अपना अहंकार पुनः प्राप्त कर लिया, वहां उपस्थित सभी लोगों पर ठंडी नजर डाली और अंत में उसकी नजर हुओ जुए पर पड़ी जो अपने पैरों को मोड़कर हवा में बैठी थी। हुओ जुए ने भी झाओ शिमाई को देखा और दोनों ने एक दूसरे को देखा और आग की लपटें फूट पड़ी। लेकिन दोनों पक्षों में से किसी ने भी एक शब्द नहीं कहा और जल्द ही झाओ शिमाई ने अपनी नजर हटा ली और चौक के केंद्र में आ गई। ये वह स्थान था जहां उसने और फैंगचेन ने लड़ाई की थी और यह वह स्थान भी था जहां उसने और फैंगचेन ने सभी कारणों और परिणामों को सुलझाया था। आज के बाद मेरा उससे कोई संबंध नहीं रहेगा। उसने दूर तक देखा, उसकी आंखों में गर्व और दृढ़ निश्चय था। मेंगचेन, मेरा इंतजार करो। मुझे उम्मीद नहीं थी कि संत पहले बाहर आएंगे। मैंने सोचा था कि यह पहले जैसा ही होगा। ऐसा लगता है कि इस बार संत कारण और प्रभाव को एक साथ समाप्त करने की योजना बना रहे हैं। ये सामान्य बात है। आखिरकार ऐसे व्यक्ति के साथ उलझना वास्तव में परेशानी वाली बात है। नीचे सभी लोग बातें कर रहे थे। झाओ शिमाई ने सभी की बातों को नजरअंदाज कर दिया और चौक के बीच में खड़े होकर अपनी आंखें बंद कर ली और फैंगचेन के आने का इंतजार करने लगा। फैंगचेन अभी तक क्यों नहीं आया? क्या इसलिए कि वह डर गया है? मुझे लगता है कि यह जीवन और मृत्यु की लड़ाई है। अगर वह आने की हिम्मत नहीं करता तो क्या वह हम सबको बेवकूफ नहीं बना रहा होगा? अगर वह नहीं आएगा तो पूरा लोटियन क्षेत्र उसका पीछा करेगा। चाहे वह कहीं भी जाए, हर कोई उस पर चिल्लाएगा और उसे पीटेगा। हर कोई बिना कुछ बोले बातें कर रहा था और कई लोगों को लगा कि फैंगचेन ने आने की हिम्मत नहीं की। लेकिन इस समय झाओ शिमाई ने धीरे से अपनी आंखें खोली और दूरी में देखा। हम आ रहे हैं, उसने कहा। सभी लोग चौंक गए और एक एक करके इधर उधर देखने लगे। मैंने दूर से एक आकृति को धीरे धीरे पास आते देखा। वह एक सुंदर दिखने वाला और ठंडा चेहरा वाला युवक था। वह काले कपड़े पहने हुए था और उसका स्वभाव ठंडा था। वह शून्य पर कदम रखते हुए अपने चारों ओर खड़े लगभग 10,000 लोगों की ओर से आंखें मूंद लेता था। उसकी नजरें हमेशा झाओ शिमाई पर टिकी रहती थी। क्या वह फैंगचेन है? वह इतना सुंदर है कि मुझे लगा कि वह कोई स्थानीय व्यक्ति है। तो इससे क्या फर्क पड़ता है कि आप सुंदर हैं? निचले स्तर के लोग निचले स्तर के लोग ही हैं। हमारी तुलना करने का कोई तरीका नहीं है। वह है। सभी ने फैंगचेन की ओर तिरस्कार, अवमानना और घृणा से इशारा किया। कोई भी उसके बारे में अच्छा नहीं सोचता और कोई भी उसकी परवाह नहीं करता। क्या वह फैंगचेन है? बाय बाय ने चेहरे पर तिरस्कार के भाव के साथ फैंगचेन को देखा। निश्चित रूप से मूल निवासी हैं। वे अपने लिए गति भी नहीं बना सकते। ये लिंग ने किनारे पर चापलूसी से कहा, वरिष्ठ भाई बाय मजाक कर रहे हैं। एक साधारण देशी इन चीजों को कैसे समझ सकता है? वे आपके लिए अतुलनीय हैं। कहने की जरूरत नहीं है, वह किससे तुलना कर रहा है? बाय बाय ने गर्व से कहा। ये लिंग ने बार बार सिर हिलाया, वरिष्ठ भाई बाय सही हैं। यदि फैंगचेन को देखकर सबसे अधिक खुश कोई हुआ तो वह निस्संदेह डुआनमू भाई थे। डुआनमू बैक्स्यू ने जब फैंगचेन को देखा तो वह तुरंत खुश हो गई। वह वास्तव में यहाँ है। लेकिन उसका स्वभाव पहले की तुलना में इतना ठंडा क्यों है?
उसने फैंग चेन में परिवर्तन महसूस किया। डुआन जुपिटर ने कुछ देखा और धीरे से आह भरी। ऐसा लगता है कि इस बार उसने बहुत कुछ अनुभव किया है। अनुभव? तुमने क्या अनुभव किया है? डुआनमू बैक्सुए ने उत्सुकता से पूछा। डुआन मैक्सिंग ने उसकी ओर आंखें घुमाते हुए कहा, मुझे कैसे पता होगा? इस बार डुआनमू बैक्स्यू की बारी थी, जिसने उसे एक सफेद नजर से देखा। मुझे नहीं पता कि तुम इतने गंभीर होने का नाटक क्यों कर रहे हो। मैं डुआनमू जिंग इतना क्रोधित था कि वह कुछ कहने ही वाला था कि डुआनमू बैक्स्यू ने उसे बीच में रोक दिया। बात करना बंद करो, चलो शुरू करें। जब डुआनमू जिंग ने देखा कि डुआनमू बैक्स्यू का ध्यान फैंग चेन पर था, तो वह जो कुछ कहने वाला था उसे वापस निगल नहीं सका। इस समय झाओ शिमाई ने फैंग चेन को घूरते हुए ठंडे स्वर में कहा, अब जब हम यहाँ हैं तो शुरू हो जाएं। चिंता न करें, ये लड़ाई केवल आपके और मेरे बीच होगी। दूसरों को कार्रवाई करने का पछतावा नहीं होगा। फैंग चेन ने झाओ शिमाई को देखा और फिर से पूछा, मैं आपसे एक आखिरी बात पूछना चाहता हूँ, क्या आपने उन्हें मार डाला? बेशक वह यू एर और उसकी बेटी के बारे में बात कर रहा था, लेकिन झाओ शिमाई को मनुष्यों की परवाह कैसे हो सकती है? उसने शांति से कहा, ये तो एक नश्वर प्राणी है, इससे क्या फर्क पड़ता है कि मैं उसे मारूं या कोई और उसे मार दे? उसके लिए यू एर, उसकी बेटी और यहाँ तक कि पूरे गांव का जीवन महत्वपूर्ण नहीं था। यद्यपि वह अपनी इच्छा से हत्या नहीं करती थी, परंतु वह इन लोगों के जीवन को अधिक गंभीरता से नहीं लेती थी। ये सुनने के बाद फैंग चेन ने और कुछ नहीं कहा। ऐसी स्थिति में कुछ और कहने की आवश्यकता नहीं है। उसके हाथ में प्रकाश चमक उठा और उसने अपने हाथ में दानव संहारक तलवार और दैवीय दंड तलवार पकड़ ली। तुझी की राक्षसी तलवार दिव्य हथियार की आभा को सील कर देती है, इसलिए दूसरों को ये पता चलने का कोई डर नहीं है कि यह एक दिव्य हथियार है। वह झाओ शिमाई की ताकत को बहुत अच्छी तरह से जानता था, लेकिन उसने उसे जरा भी कमतर आंकने की हिम्मत नहीं की। गठन को सक्रिय करें, झाओ शिमाई चिल्लाया। अगले ही क्षण जिस क्षेत्र में वे दोनों स्थित थे, वह तुरंत प्रकाश के पर्दे से ढक गया और परिधि पर खड़े लोग केवल देख सकते थे, हस्तक्षेप नहीं कर सकते थे। उन्होंने कहा, जब तक आप और मैं विजेता का फैसला नहीं कर लेते, तब तक इस लड़ाई में कोई भी हस्तक्षेप नहीं करेगा। तभी उसके हाथ में एक प्रकाश चमका और उसके हाथ में एक भाला प्रकट हुआ। जब सबने ये देखा तो उन्हें पता चल गया कि युद्ध होने वाला है। आपको क्या लगता है कि फैंग चेन कितनी चालें चल सकता है? मुझे लगता है कि अधिकतम 3 चालें होंगी। 3 चालें उसे नीचे देखने के बारे में हैं, अधिकतम 1 चाल। तो फिर इतने लंबे समय तक इंतजार करना व्यर्थ हो गया। जो भी लोग युद्ध देखने आते हैं, वे सभी संत की सुंदरता को देखने आते हैं। इसके अलावा हुओ झुआ भी यहाँ है, इसलिए यह एक सार्थक यात्रा है। बहुत सभी लोग हंसे और चर्चा की, लेकिन किसी ने नहीं सोचा था कि फैंग चेन जीत सकता है। कुआं शून्य में झाओ पिंगफान ने इस दृश्य को एक जटिल अभिव्यक्ति के साथ देखा। उनका मूल इरादा उन दोनों को एक साथ लाना था, लेकिन उन्होंने यह उम्मीद नहीं की थी कि यह इस बिंदु तक पहुंच जाएगा। झाओ टोन को इसकी बिल्कुल भी परवाह नहीं थी। उसे लगा कि फैंग चेन उसकी बेटी के लायक नहीं है। यह अच्छा होगा कि इस लड़ाई के बाद दोनों इसे खत्म कर दें। मुझे उम्मीद है कि आपकी ताकत मुझे निराश नहीं करेगी, झाओ शिमाई ने हल्के से कहा। फैंग चेन ने तलवार अपने हाथ में पकड़ी और कहा, चिंता मत करो, मैं तुम्हें कभी निराश नहीं करूंगा। अगले ही पल उसकी आभा फट गई और झोंग युआन क्षेत्र साधना का 7वां स्तर तुरंत प्रकट हो गया। जैसे ही यह सांस बाहर आई, कई लोग आश्चर्यचकित हो गए। फैंग चेन ने झोंग युआन के 7वें स्तर को कब तोड़ा? मुझे याद है कि वह पहले केवल 4थे स्तर पर था। अभी तो केवल 2 महीने ही हुए हैं और मैं पहले ही 7वें स्तर पर पहुंच चुका हूं। जिन लोगों ने पहले भी फैंग चेन को 3 शाही स्तरों को तोड़ते हुए देखा था, वे आश्चर्य से चिल्ला उठे। तो क्या हुआ अगर आप 7वें स्तर पर हैं? आजकल संघ क्षेत्र को जीतने में सक्षम हैं। क्षेत्र में तेजी से सुधार केवल नींव को अस्थिर बना देगा, किसी ने घृणा से कहा, और उनके शब्दों को वहां उपस्थित सभी लोगों ने स्वीकार कर लिया। झाओ शिमाई भी थोड़ा हैरान था। कुछ समय पहले फैंग चेन की साधना चोटों के कारण झोंग युआन क्षेत्र के पहले स्तर पर गिर गई थी। अब केवल 1 महीने में न केवल उसने अपनी साधना पुनः प्राप्त कर ली है, बल्कि उसने 3 छोटे क्षेत्रों को भी पार कर लिया है। ये काफी दिलचस्प है। उसने अपने हाथ में भाला लहराया और उसका राज्य तुरंत फूट पड़ा। झोंग युआन क्षेत्र साधना का 8वां स्तर तुरंत प्रकट हो गया। जब सभी ने झाओ शिमाई की साधना को महसूस किया तो वे चौंक गए। हे भगवान,
संत झोउ युआन क्षेत्र के 8वें स्तर तक पहुंच गया है। उसे झोउ युआन क्षेत्र में प्रवेश करने में आधा साल लग गया। राक्षस, यह असली शीर्ष राक्षस है। ये लुओ तियानियू में पहली युवा प्रतिभा होने के योग्य है। हर कोई बहुत उत्साहित था और झाओ शिमाई को देखकर उनकी आंखें प्रशंसा से भरी थीं। उसी समय कई लोग फैंग चेन को तिरस्कार की दृष्टि से देख रहे थे। क्या तुम्हें लगता है कि 3 छोटे क्षेत्रों को तोड़ना कोई बड़ी बात है? संत के सामने तुम बेकार हो। प्रतिभा की तुलना संत से करना मृत्यु को आमंत्रित करने के समान है। बाहरी दुनिया से उपहास का सामना करते हुए फैंग चेन को इसकी परवाह नहीं थी। वह झाओ शिमाई की भयानक प्रतिभा से भी बहुत हैरान था। आखिरकार झाओ शिमाई पहले झोउ युआन दायरे के 5वें स्तर पर ही था। अभी तो कुछ ही समय बीता है, लेकिन वह 8वें स्तर पर पहुंच चुका है। लेकिन उसे बिल्कुल भी डर नहीं है। ये लड़ाई लड़नी ही होगी। अगले ही पल उसने देवताओं और राक्षसों की शक्ति को अपनी 2 तलवारों में डाल दिया और एक तलवार कदम के साथ वह तुरंत झाओ शिमाई के पास पहुंच गया। दोनों तलवारें नीचे गिर गईं। झाओ शिमाई तैयार था। उसके हाथ में लंबा भाला नाच रहा था। वे दोनों एक पल में एक साथ लड़े। टकराना। अब फैंग चेन की दिव्य यिन और यान कौशल ने बड़ी सफलता हासिल कर ली है और वह एक ही समय में 2 काम कर सकता है। हाथ में 2 तलवारें लेकर देवताओं और राक्षसों की शक्ति एक साथ फूट पड़ती है। हर तलवार के वार में एक शक्तिशाली दैवीय शक्ति तलवार का इरादा या राक्षसी तलवार का इरादा होता है। भले ही झाओ शिमाई का भाला भाले के साथ एक हो गया है, लेकिन फैंग चेन की दिव्य शक्ति और राक्षसी तलवार के दोहरे हमले का सामना करते समय वह थोड़ा शर्मिंदा दिखता है। लेकिन झाओ शिमाई कौन है? वह वास्तव में फैंग चेन से कैसे डर सकती है? ये देखकर कि जब उसने हमला किया तो फैंग चेन पीछे नहीं हटा, वह स्वाभाविक रूप से पीछे नहीं हटी। हर गोली जो घुसती थी शून्य को तोड़ सकती थी। भयानक भाले का इरादा स्वर्ग और पृथ्वी को भेदने में सक्षम लग रहा था, यहाँ तक कि फैंग चेन भी शायद ही इसका विरोध कर सके। एक पल के लिए चौक दिव्य शक्ति से भर गया। भाले का इरादा, तलवार का इरादा, दिव्य शक्ति, राक्षसी ऊर्जा, आध्यात्मिक ऊर्जा और इसी तरह लगातार टकराते रहे। हर बार जब अवशिष्ट शक्ति अवरोध पर बमबारी करती तो अवरोध कांप उठता। आसपास के लोग आश्चर्य से ये दृश्य देख रहे थे। उन्होंने सोचा कि यह एक तरफा लड़ाई होगी और फैंग चेन झाओ शिमाई से अधिकतम 3 चाल ही जीत पाएंगे। लेकिन अब दोनों पक्ष एक ही पल में सैकड़ों राउंड तक लड़ चुके हैं और वे बराबरी पर हैं।